आपको पता है कि एक बंदे को अगर एक चीज ज्यादा पैसों में मिल रही है तो वो इतना खुश नहीं होता, वही चीज आप उसको क्या फ्री ले ले तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो ये उसकी यूटिलिटी है। जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं तो उससे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन लेना चाहते होते हैं। उसको हम यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के थ्रू इवेलुएट करते हैं। लेकिन जो भी चीज कंज्यूम हो रही होती है उसके पीछे एक लॉ वर्क कर रहा होता है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि जब तक आप एक ही चीज बार बार कंज्यूम करते रहते हैं तो उससे मिलने वाली जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है वो कम होती जाती है। As consumption of a good or service increases, the marginal utility obtained from each additional unit of good or service decreases। तो मार्जिनल यूटिलिटी है एक और चीज आप इस्तेमाल करते हैं। आपने दो मिल्क शेक पिए, एक और मिल्क शेक पीने से आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, तो उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल सेटिस्फैक्शन और मार्जिनल का मतलब है एक तो है एक से कितनी मिली, फिर दूसरे से कितनी मिली, इसको ऐड कर ले, फिर तीसरे से कितनी मिलती है सेटिस्फैक्शन। तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ये दो डिफरेंट कंसेप्ट हैं। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये हमें बताता है कि जब आप एक ही चीज के कंजेक्टिवली यूनिट्स कंज्यूम करते रहते हैं तो उससे मिलने वाली जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है हर एडिशनल यूनिट से वो कम होती जाती है। और इसी वजह से जो हमारा डिमांड कर्व है वो इसी वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग है। यानी आप इसलिए ज्यादा चीजें नहीं लेते क्योंकि आपको मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम हो रही होती है। हाँ, लेकिन अगर उसकी प्राइस कम हो जाए तो फिर आप ले लेते हैं क्योंकि प्राइस कम होने की वजह से आपकी सेटिस्फैक्शन थोड़ी सी बढ़ जाती है तो आप ले लेते हैं। तो यूटिलिटी टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो यूटिलिटी क्या है? इट इज द सेटिस्फैक्शन फ्रॉम यूजिंग और कंज्यूमिंग सम गुड और सर्विस। किसी चीज को कंज्यूम करने से, ऑन करने से, यूज करने से मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है, जो तसल्ली है, सुकून है, उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। हाँ, ये जो यूटिलिटी है इसकी दो तीन प्रॉपर्टीज हैं कि ये सेम नहीं होती एज यूजफुलनेस। यूजफुलनेस और चीज है, यूटिलिटी और चीज है। यूजफुलनेस है कि कोई भी चीज इस्तेमाल में आ सकती है, अब आप उसका इस्तेमाल करते हैं नहीं करते लेकिन वो यूजफुल है। हाँ, यूजफुल है लेकिन उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है या नहीं मिलती ये एक अलग चीज है। मसलन एक पुराना कार्टन, या घर में आप देखते हैं शॉपर्स होते हैं तो कभी आप उनको फेंक देते हैं, हालांकि वो यूज हो सकते हैं, रिसाइकल भी हो सकते हैं, लेकिन आप उनको फेंक देते हैं। तो यूजफुल है लेकिन उससे यूटिलिटी, आप कहते हैं ये गार्बेज इकट्ठा हो रहा है इसको फेंकें, हालांकि वो शॉपर इस्तेमाल में आ सकता है। पुरानी किताबें वो यूजफुल हैं लेकिन से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होती, उनकी यूटिलिटी जीरो है। यूटिलिटी जो है वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब है कि आप उसको इतनी आसानी से नहीं मेजर कर सकते, ना उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मसलन एक ही चीज से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन एक टाइम पे ज्यादा हो सकती है, एक टाइम पे कम हो सकती है। पेपरों के दिनों में आपको बुक पढ़ने से सेटिस्फैक्शन मिलती है लेकिन आगे पीछे आप उसको नहीं पढ़ते। इसी तरह जब आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी हो, कोल्ड ड्रिंक का और मजा है, लेकिन जब आपको प्यास ना हो तो वही वाला कोल्ड ड्रिंक आपको इतना ज्यादा सुकून या तसल्ली नहीं देता। इसी तरह से इट इज डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई। अब एक बंदे को एक चीज ज्यादा पसंद है, दूसरे को कम पसंद है, तो इसके पीछे क्या रीजन है? ये उसकी अपनी सब्जेक्टिव नेचर है कि वो चीज उसको ज्यादा अपील कर रही है, दूसरे को वो चीज इतना अपील नहीं करती। तो ये भी पर्सन टू पर्सन ये वेरी करती है। एक बंदे को चाय अच्छी लगती है, दूसरे को कोल्ड ड्रिंक अच्छा लगता है। तो यूटिलिटी जो है ये सब्जेक्टिव इस वजह से है कि इसको मेजर करना, इसको यूनिफॉर्म रखना, इस तो सर्दियों में जो गर्म कपड़े हैं उनकी उनसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, लेकिन वही कपड़े आप गर्मियों में पहने तो आप कहेंगे इनको आग लगा दें। सेम चीज है लेकिन आप उनको नहीं ले रहे, इसलिए यूटिलिटी का समझना बहुत जरूरी है। अब टोटल यूटिलिटी जैसे मैंने बताया आपको और मार्जिनल यूटिलिटी,
यूटिलिटी को मेजर तो हम नहीं कर सकते, लेकिन एक हाइपोथेटिकल यूनिट है जिसको हम यूटिलिटी की मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, और वो है यूटिल। इट इज वन यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन और प्लेजर। टोटल यूटिलिटी है टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन बाय कंज्यूमिंग ऑल यूनिट्स ऑफ ए गुड और सर्विस। और मार्जिनल यूटिलिटी है कि इट इज द एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए गुड और सर्विस। और इसका फार्मूला है change in total utility divided by change in quantity, change in the product। अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं। ये है डाटा हमारे पास, टैकूज कंज्यूम्ड पर मील। तो हर खाने के साथ टैकूज मिल रहे हैं 0 1 2 3 to 7। तो पहले की वजह 0 पे 0 है, एक इस्तेमाल किया 10 यूटिल्स मिली है सेटिस्फेक्शन, दो कंज्यूम करने से टोटल सेटिस्फेक्शन 18 हो गई है। इसका मतलब है दूसरे से कितनी मिली है 8, तीसरे से 6 मिली है, टोटल हो गई है 24। चौथे से 4 यूनिट से मिलने वाली टोटल सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी 28 है, लेकिन चौथे की वजह से जो एडिशन हुआ है वो 4 है। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी है और ये टोटल यूटिलिटी है। आप देख रहे हैं कि हर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जो एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है वो कम होती जा रही है। इसको हम मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। इसको हम ग्राफिकली भी बना सकते हैं। ये आपके सामने है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द गुड विच इज बीइंग कंज्यूम्ड, और वर्टिकल एक्सिस पे हम टोटल यूटिलिटी ले रहे हैं। तो आप देखिए टोटल यूटिलिटी पहले इंक्रीज कर रही है, फिर मैक्सिमम के बाद कम होना शुरू हो गई है। तो मार्जिनल यूटिलिटी आप देखेंगे यहां तक पॉजिटिव है जहां पे मैक्सिमम है, और जब ये कम होना शुरू होती है तो वो नेगेटिव। ये मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है। तो आप देख सकते हैं ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और यहाँ पे ये नेगेटिव भी हो गई है। जो लास्ट यूनिट आपने 7th यूनिट कंज्यूम किया है, तो टोटल यूटिलिटी जो है 30 की बजाय 28 हो गई है, तो -2 यूनिट्स। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है। तो इसीलिए इसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं, कि हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन है वो कम होती जाती है। ये सारी चीज बेस कर दिया थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पे। और जो कंज्यूमर का बिहेवियर, हम उस कंज्यूमर की बात कर रहे हैं जो रेशनल है। कोई भी बंदा वो जो इरेशनल है उसके लिए तो आप किसी भी साइंस में कोई उसका हल ही नहीं है। जो पागल है उसको आप किसी थ्योरी के साथ उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो हम ये जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो रेशनली बिहेव करते हैं। रैशनली बिहेव करने का मतलब ये है कि उनका एक लेवल ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है, और वो हालात को देख के, वो अपने बजट को देख के अपनी चीजों की कंजम्पशन करते हैं। वो उनकी प्रेफरेंसेस हैं, वो एक चीज को प्रेफर करते हैं दूसरी पे, दूसरी को तीसरी पे कर सकते हैं। और उनको बजट कंस्ट्रेंट का भी सामना, उनके जेब में जो इनकम है जो वो कंज्यूम कर सकते हैं वो भी एक खास लिमिट तक है। और प्राइसेस भी हम अज्यूम करते हैं कि प्राइसेस वेरी भी कर सकती हैं, वो फिक्स भी रह सकती हैं। लेकिन ये जो कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी है वो इन चार चीजों के इन्वायरमेंट के अंदर सही तरह से काम करती है। अगर इनमें से कोई चीज वायलेट हो या इनको हम इग्नोर कर दें, तो हम ये जो पढ़ रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या आगे चल के जो पढ़ेंगे, वो होल्ड नहीं करेंगे। तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल क्या है? किसी भी चीज से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि यहाँ पे सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगी? तो कंज्यूमर उस वक्त इक्विलिब्रियम में होता है जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ए प्रोडक्ट, any product or from a product A is equal to marginal utility per dollar या marginal utility per unit of price, वो बराबर हो एक प्रोडक्ट की दूसरे प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय इट्स प्राइस। तो वहां पे उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम होगी। तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल है मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए शुड बी इक्वल टू द marginal utility per unit of price of an other product।
तो वहां पे आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। तो कंज्यूमर उस वक्त इक्विलिब्रियम में होता है व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम प्रोडक्ट ए डिवाइडेड पर यूनिट ऑफ प्राइस, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर ऑफ ए इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी per dollar of price of B. तो consumer allocates his her income so that the last dollar spent on each product yields the same amount of extra utility. इसको हम algebraically margin utility of product A divided by price of A. तो जब ये करेंगे तो इसको हम बोलते हैं marginal utility per dollar of A should be equal to marginal utility per dollar of product B. ये हमारे पास टेबल है, इस आपके सामने है। फर्ज करें एप्पल प्रोडक्ट ए है, उसकी प्राइस $1 है और ऑरेंजेस उसकी प्राइस $2 है पर यूनिट। अब आपके पास फर्ज करें आपके पास जो टोटल बजट है वो है $10। अब $10 स्पेंड कर सकते हैं। अब हमने ऊपर बात की है ना, भी है आपको बजट कंस्ट्रेंट भी फेस करना पड़ता है। तो फर्ज करें आपके पास $10 टोटल इनकम है और एप्पल आप कंज्यूम कर सकते हैं या ऑरेंजेस आप कंज्यूम कर सकते हैं। एप्पल की प्राइस $1 है, ऑरेंज की प्राइस $2 पर यूनिट है। फर्ज करें आप इधर देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट यूनिट, आप एक यूनिट एप्पल का लेते हैं तो उससे आपको मिलती है मार्जिनल यूटिलिटी 10 यूटिल्स मिलती है। पहला एप्पल कंज्यूम करने से आपको जो ये टोटल यूटिलिटी भी है और मार्जिनल भी है, क्योंकि पहला है 10 को उसकी प्राइस कितनी है, मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर कितनी होगी, 10 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये है मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर। इसी तरह अगर आप ऑरेंज का पहला यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको मिलती है यूटिलिटी 24, पहले की वजह से 24, लेकिन आपने उस पर खर्चा कितना किया है, $2। तो 24 यूटिल्स एक ऑरेंज कंज्यूम करने से मिल रहे हैं, लेकिन उस पर खर्चा कितना आ रहा है, 24 यूटिल लेने के लिए आपको $2 कंज्यूम करने पड़ रहे हैं। तो क्या होगा, हम मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर कैलकुलेट करें तो 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर 12 है। अब देखिए सेकंड यूनिट, आप इसका एक कंज्यूम कर लें, इसका भी एक कर लें, तो इससे 10 मिले हैं, उससे 12 मिले हैं, लेकिन आप देख रहे हैं इसके ऊपर इक्वल नहीं है। ये दोनों रूल हमारा क्या कहता है कि जहां पे ये दोनों बराबर होंगे, ऊपर आप देख रहे हैं। दूसरा यूनिट आप एप्पल का कंज्यूम करते हैं, उससे आपको 8 यूनिट मिलती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर 8 है। जबकि सेकंड यूनिट ऑफ ऑरेंज का है, उससे मिलती है 20 और पर यूनिट डॉलर पर डॉलर मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 10 है। थर्ड पे आप देखें 7 और ये भी 7 ही रहोगी, इसके ऊपर 18 है, इसके ऊपर 9 है। आप इस तरह से करते जाएं। आपने एक तो आपने इनकम को भी देखना है, समझिए आपने इनकम को भी देखना है, क्योंकि आपके पास $10 हैं, तो आपने पहला ये कंज्यूम किया, दूसरा कंज्यूम किया एप्पल का, तो इससे 8 मिले और 8 यूटिल्स पर डॉलर भी यही है। तीसरा कंज्यूम करते हैं, ये 7 है, इधर भी 18, लेकिन ये 9 हो जाएगी। अब चौथा यूनिट कंज्यूम करते हैं ऑरेंज का, तो 4 यूनिट अगर आप इसके कंज्यूम करें और 2 इसके कंज्यूम करें तो टोटल सेटिस्फैक्शन आपकी यहाँ पे मैक्सिमाइज हो जाएगी। क्योंकि आप देखें तीसरा कंज्यूम करते हैं, इससे 7 मिलते हैं, लेकिन इसका तीसरा कंज्यूम करने से 18 मिल रहे हैं और पर यूनिट 9। आप ये तीसरा नहीं करते। चौथा आप करें तो 6 है, ये भी 6 है, लेकिन इसका चौथा करें तो 16 और 8, 16 टोटल है मार्जिनल यूटिलिटी टोटल, यानी जो $2 से मार्जिनल यूटिलिटी आपको 16 मिल रही है, तो पर डॉलर 8 होगी। तो 4 अगर हम ऑरेंज के कंज्यूम करें और 2 यूनिट्स हम एप्पल के कंज्यूम करें तो आपकी जो टोटल यूटिलिटी है यहाँ पे मैक्सिमाइज हो जाएगी। और आप देखें आपके पैसे आपके पास कितने, मैंने आपको बताया $10 है, तो 2 आप अगर एप्पल कंज्यूम करते हैं इस पे कितना खर्चा आएगा, $2, और इससे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, आप इसको टोटल करें 10 जमा 8 18। इसी तरह से आपने 4 यूनिट ऑरेंज के कंज्यूम किए हैं, तो 4 पे खर्चा कितना आएगा, $8, 8 इस पे लग गए, 2 इस पे, तो आपके 10 यूनिट्स पूरे हो जाएंगे। तो आपको आप इसको इन सारों को ऐड कर लें, इन सारों को ऐड कर लें, तो आपकी जो यूटिलिटी है
वो मैक्सिमाइज हो जाएगी यहाँ पे। और यानी 2 एप्पल और 4 ऑरेंजेस। आप देखें यहाँ पे आपका बजट भी कंप्लीटली यूटिलाइज हो रहा है, और जो मिलने वाली टोटल सेटिस्फैक्शन है वो आप 18 यूनिट्स एप्पल से मिल रहे हैं, और आप देख लें 39 यूनिट्स आपको ऑरेंजेस से मिल रहे हैं। 39 प्लस 18, तो ये बनेंगे 57। इसके अलावा आप कोई भी ऑप्शन चूज करते हैं, आप देखें यहाँ पे कोई और है, मैं आपको बता देता हूं। मसलन ये 4 यूनिट्स ऑफ एप्पल और 5 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस, मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर यहाँ पे इक्वल है, 4 एप्पल्स और 5 ऑरेंजेस। लेकिन आपके पास जो बजट है वो फिक्स्ड है, $10 है। तो 4 अगर आप ये लेते हैं तो 4 तो इस पे खर्चा आएगा, और 5 इसके लेते हैं तो $10 इस पे, आपके पास 14 होने आ, लेकिन आपके पास तो $10 है। इसी तरह से आप कोई और देख लें, ये 6 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस एंड 7 यूनिट्स ऑफ एप्पल, तो यहाँ पे आपका जो बजट है वो फुलफिल नहीं हो रहा। आप इधर देख लें इंफीरियर, इसको हम बोलते हैं इंफीरियर ऑप्शन। पहला आप एप्पल कंज्यूम करें तो 10 यूनिट्स मिल रहे हैं, और 2 आप ऑरेंजेस करें तो मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर 10 हो जाती है। तो यहाँ पे देखें 10 और ये 10 यहाँ पे भी बराबर है, लेकिन आप पैसों को देखें तो $1 इधर लगेगा और आपके $4 इधर यूटिलाइज होंगे, तो आपके $5 यूज होंगे, और आपको सेटिस्फैक्शन कितनी मिल रही है? 12 और 10 22, और 10 32। इधर आप जो हमने बात की 6 और 6 वाली, ये 6 और 6 वाली, तो यहाँ पे आपको टोटल सेटिस्फैक्शन तो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन आपके पास इतना बजट नहीं है। ये 3 और 3, तो यही 2 लेवल्स ऐसे हैं जहां पे आपको मिलने वाली सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगी। अब देखिए, हम डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल भी इससे डिराइव कर सकते हैं। अब अगर हमने देखना हो कि जो डिमांड कर्व है वो इसी रूल से, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से हम डिराइव कर सकते हैं। तो फर्ज करें थी पीछे, उसमें ऑरेंजेस की प्राइस इट फॉल्स फ्रॉम $2 टू $1, तो क्या होगा? आप देख रहे हैं 2 पे कितने की कंजम्पशन हम कर रहे थे? 4, ये देखें 4। अब अगर इसकी प्राइस हो जाए 1, तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर है वो सेम इसी तरह की हो जाएगी। यानी अब हम ये 24 को पहले 2 पे डिवाइड किया था तो 12 आया था, अब 24 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 24/1, 20/1, 18। तो अब यहाँ पे 24 यही बन जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर ही यही बन जाएगी। तो अब देखें, आप 2 पे तो हम 4 कर रहे थे, अब क्या होगा हमारे पास? आप देख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर कहाँ पे जाके, तो आप देखें ये 16 है, ये 12 है, और ये 6 है। तो यहाँ पे ये 6 और ये 6, ये 12 हो जाते हैं। 2 थी तो हम कितना कंज्यूम कर रहे थे? 4। 2 ऑरेंज की प्राइस 2 थी तो हमने 4 इसके कंज्यूम किए, और 2 इसके हमारे पैसे भी लग गए, और हमारी सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगी किसी और कॉम्बिनेशन से। अब इसकी प्राइस हो गई है $1। हमने मार्जिनल यूटिलिटी जो ऑरेंज से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है उसको हमने 1 पे डिवाइड करना है। तो 6 यूनिट हम अगर ऑरेंज के कंज्यूम करेंगे तो छठे यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, और मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर कितनी है? वो भी 6 है। 2 पे हम 4 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे, और अगर प्राइस हो गई है $1, तो $1 पर यूनिट, तो हम इसके कितने यूनिट कंज्यूम करेंगे? 6, और इस पे हमारा खर्चा हो जाएगा $6। अब ये 6 बराबर है इधर 6 कि एप्पल के कितने यूनिट कंज्यूम किए जाएं? 4। तो ये 6 और ये तो मार्जिनल फिर यहाँ पे तो हमारे डॉलर जो है वो 12 होने चाहिए। नहीं, 10 12 ये कैसे आप कह रहे हैं? ये देखें आप, 4 यूनिट एप्पल पे कितना खर्चा होगा, और आपकी जो टोटल सेटिस्फैक्शन है वो ज्यादा हो जाएगी। तो आप इसको ऐड कर लें। आप देखें ना, पहला ऑरेंज खाया 24 यूनिट, दूसरा खाया 20, तीसरा खाया 18, चौथा खाया 16, पांचवा खाया 12, और छठा खाया 6। ये सारी ऊपर ऐड करें। उधर से एप्पल्स को देखें तो पहले से 10, दूसरे से 8, तीसरे से 7, और चौथे से 6।
पैसे भी सारे लग गए और आपकी जो यूटिलिटी है वो भी मैक्सिमाइज हो गई। तो आप देखें लाभ डिमांड में आपने हमने बात की ना कि मार्जिनल यूटिलिटी का बहुत रोल होता है। तो जब प्राइस थी 2 तो हमने 4 लिए थे, और जब प्राइस हो गई है $1 तो हम अब उसके 6 यूनिट्स ले रहे हैं। तो अब इसको अब अगर ड्रा करते हैं ग्राफ में, तो लाभ डिमांड की तरह जो डिमांड कर्व हमने बनाया ये डिमांड शेड्यूल है। देखिए 2 पे डिमांड है 4 की, और 1 पे डिमांड होगी ये 6 की, और ये ठीक है। डिमांड कर्व है हमारा। तो डिमांड कर्व के पीछे इसका ज्यादा रोल होता है। डिमांड कर्व को और डिमांड शेड्यूल को बड़ी आसानी से फॉलो कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था। तो अब आप देखें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल्स ऑफ, ये हमने पहले बात की थी, ये शुरू में था जो पहली एग्जांपल थी। इसके बाद आफ्टर प्राइस डिक्लाइन ऑफ ऑरेंजेस फिर क्या हुआ, इधर ये एक आ गया, प्राइस ऑफ ऑरेंजेस वो एक है। तो ये देखें अगर हम इसको देखते हैं तो ये 8 है और ये 16 है। तो अब उस जो पुराने वाला पॉइंट है उस पे सेटिस्फैक्शन हमारी मैक्सिमाइज नहीं होगी, क्योंकि आप देखें ये 16 और ये 8, इस साइड पे 8 आएगा, इस साइड पे 16, तो 16 ज्यादा है और 8 कम है। तो आप और ज्यादा ऑरेंजेस कंज्यूम कर सकते हैं, और इसीलिए आप 4 की बजाय 6 की तरफ गए हैं। और वो किस लिए, इस इक्वेशन को सेट करने के लिए, इस इक्वेशन को रियलाइज करने के लिए। तो 8 और 8 बराबर हो गए, लेकिन जब प्राइस ऑरेंज की $1 हुई है तो फिर क्या हुआ है, ये वाली फिगर बढ़ गई है। तो इसको कम करने के लिए आपको क्या करना है, आप और कंज्यूम करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि आपने लाभ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा हुआ है। तो जितने ज्यादा आप कंज्यूम करते हैं आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। तो इस वजह से ये वाली फिगर भी कम होना शुरू हो जाएगी और फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखें आप कहते हैं कि मैं ऑरेंजेस नहीं कंज्यूम करता, या आप 4 की बजाय 5 कर लेते हैं, और ये आप तो 2 ही कंज्यूम करते हैं, 2 और इसके 4 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, या 5 कर लेते हैं। तो जब भी कोई प्राइस चेंज होती है तो उसके दो इफेक्ट्स होते हैं, एक है इनकम इफेक्ट और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आपने देखा, आपने पहले 2 और 4 कर रहे थे, लेकिन जैसे ही प्राइस कम हुई है तो आप 4 और 6 पे चले गए हैं। इससे क्या हुआ है, आप 4 एप्पल और 6 ऑरेंजेस आपने क्यों कंज्यूम किए हैं, इसलिए कि प्राइस कम हुई है तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। इसको हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट, कि ड्यू टू प्राइस चेंज द परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स वो इंक्रीज हो जाती है। तो उसके पास फिर दो ऑप्शंस होते हैं, कि उसकी परचेजिंग पावर अगर बढ़ी है तो वो उसी चीज के ज्यादा यूनिट्स खरीद ले, या उसके कुछ ज्यादा करके कुछ पैसे बचा ले और वो उसकी जगह पे जो बचे बचे हुए पैसे हैं उससे कोई और चीज ले ले, सब्स्टिट्यूट कर ले। तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये इनकम इफेक्ट, द इम्पैक्ट ए प्राइस चेंज हैज ऑन कंज्यूमर्स रियल इनकम। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है कि प्राइस चेंज की वजह से उसकी रिलेटिव एक्सपेंसिवनेस वो बढ़ जाती है और वो किसी और चीज की तरफ चला जाता है। सर आपने कहा कि प्राइस डाउन होगा तो वो ज्यादा यूनिट्स खरीद लेगा, लेकिन हमने जब डिमांड का बोला है, हम्म, जो डेफिनेशन ऑफ डिमांड है उसमें एक चीज है विलिंगनेस, कि हम्म। अगर वो उसकी विलिंग ही ना हुई तो फिर कैसे खरीद सकता है वो। नहीं, ये तो दुनिया में और उसके सामने कितने ऑप्शंस हैं, विलिंग क्यों नहीं होगा। आप जाते हैं, आपकी जेब में $100 है और आपका ख्याल है कि 1 किलो सेब जो 100 का मिलेगा, तो आप जाते हैं, वो कहता है 50 का है। आप तो 1 किलो के लिए गए थे, लेकिन यानी 100 का 1 किलो, आपकी जेब में $100 था, उसने बताया कि 50 का 1 किलो है। अब आप बताएं आप क्या करेंगे, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, या तो आप 2 किलो ले लेंगे, घर वालों ने आपको कहा था 1 किलो के ये लो $100, आप या तो इसके 2 किलो। तो आपकी रियल इनकम आपकी ये है कि आपको जो आपके पास पैसे हैं उससे मिलने वाले चीजों की मिकदार वो ज्यादा हो जाती है। तो आप 2 किलो भी ले सकते हैं, हालांकि आप 1 किलो लेने के लिए आए थे। तो ये है इनकम इफेक्ट, कि आपकी रियल इनकम बढ़ने की वजह से आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, आप 1 किलो की बजाय आप 2 किलो ले सकते हैं ना। बताएं। यस सर।
ले सकते हैं, लेकिन चूंकि घर वालों ने आपको क्या कहा है कि आपने 1 किलो लेके आना है, आप 1 किलो लेते हैं तो बाकी क्या बचता है? सर 50% बच जाने पैसे। 50 रुपीज बच जाएंगे। या आप 1.5 किलो कर लेते हैं, चलें, लेना आपने 1 किलो था, तो 1.5 किलो आपने लिया, 75 रुपए लगे, तो एक की बजाय आप 25% बच। 1.5 kgs ले रहे हैं। तो ये जो यानी 50% आपने ज्यादा लिए हैं, ये आपका इनकम इफेक्ट है। अगर ये प्राइस कम ना होती तो आपने 1 किलो ही लेना था, लेकिन प्राइस कम होने की वजह से आपने क्या किया, 1.5 किलो सेब ले लिए। तो ये जो आधा किलो आपने ऊपर लिया है, ये इनकम इफेक्ट की वजह से, आपकी परचेसिंग पावर बढ़ने की वजह से है। ऊपर 25 को आप क्या करेंगे? तो कल को कोई नेक्स्ट टाइम और के लिए चीज यूज कर। लेंगे, आप 25 का कहेंगे जी यार ये एक कोल्ड ड्रिंक दे दो, तो ये क्या है? आपके प्लान में नहीं था, ये आपने सब्स्टिट्यूशन की है। पहले आप खाली पेट और प्रयास के साथ आपने घर जाके आपने खाली सादा पानी पीना था, अब आपने सादा पानी को किससे सब्स्टिट्यूट किया है? तो ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आप टॉफियां ले लें, आप चॉकलेट ले लेंगे, चलें, तो ये भी सब्स्टिट्यूशन है। तो आप जाते हैं मार्केट के अंदर, आपकी जेब में जो पैसे हैं, आप जाते हैं कोई ब्रांडेड क्लॉथ या कपड़े लेने के लिए, आपको वो सस्ता मिल जाता है। तो आप चूंकि बाजार गए हुए हैं ऑलरेडी, तो आप पैसे, आप कहते हैं चलें यार ये अच्छा हुआ जूते ले लेते हैं, आपकी जेब में थे 10,000 और आपका था कि 10,000 के कपड़े, लेकिन वो कपड़े जाके वहां पे पता चला आज 50% ऑफ है। अब जो कपड़े लेंगे वो भी जो आपने प्लान किया हुआ था उससे भी ज्यादा ले लेंगे। पहले आपने 10,000 के आपने सोचा हुआ था 5 सूट मिलेंगे, वहां पे पता चला 50% ऑफ है, तो आप 6 या 7 सूट ले लेंगे। 6 से 7 सूट कर देना, यानी 2 सूट जो आपने ऊपर लिए हैं वो है इनकम इफेक्ट, क्योंकि आपकी परचेसिंग पावर बढ़ गई है। दूसरी तरफ जो पैसे बचे हैं, आप ऑलरेडी कराची गए हुए हैं और आपकी जेब में थे 10,000 रुपए अपने खर्चे के लिए, तो कराची से आप गए यार कराची आए ही हैं तो कुछ और चीजें ले लें, तो आप जूते ले लेंगे, कोई कॉस्मेटिक्स ले लेंगे, आप परफ्यूम ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे। तो ये है आपकी सब्स्टिट्यूशन। और ये किस वजह से पॉसिबल हुआ है? ड्यू टू प्राइस डिक्लाइन। तो बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन है आपकी जेब में जो पैसे हैं जिनको आपने कंज्यूम करना है, combination of two products which a consumer can use to purchase different goods and services with given money income। तो बजट कंस्ट्रेंट या बजट लाइन क्या होती है? ये जैसे आपने पढ़ा हुआ है आइसोकास्ट लाइन, तो बिल्कुल ये वही डेफिनेशन है कि ये वो आपकी इनकम है जिससे आप दो प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, खरीद के कंज्यूम आपने करने हैं। तो इसका स्लोप होता है रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी टू द प्राइस ऑफ ए, या आपने उसमें पढ़ा था प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ऑन वर्टिकल एक्सिस। और अगर इनकम चेंज हो जाती है तो जो बजट लाइन है उसकी लोकेशन भी चेंज हो जाती है। जैसे आइसोकास्ट लाइन का आपने पढ़ा था, इनकम ज्यादा होगी तो जो बजट लाइन है वो आगे चलती जाएगी, ओरिजिन से ज्यादा आगे की तरफ चलती जाएगी। और इसी तरह अगर प्राइस चेंज होती है तो इसकी लोकेशन फिर भी ये रोटेट करती है। तो ये है, आप इसका बजट लाइन आपके पास $12 हैं, आप ए प्रोडक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, ले सकते हैं, बी प्रोडक्ट ले सकते हैं, ए की प्राइस है 1.5, बी की है $1। तो आप अगर इसके $8 8 यूनिट लेते हैं ए के, तो बी के लिए आपके पास पैसे नहीं बचते, सारा जो आपका बजट है वो कंज्यूम हो जाता है। दूसरी तरफ आप इसके 12 ले लें बी के, तो ए के लिए पैसे नहीं बचते। ये एंड पॉइंट्स हैं 8 या 12, बाकी दरमियान वाले पॉइंट्स हैं 6 इसके ले लें, 3 इसके, 4, 6, 2 और 9। तो आपका टोटल बजट जो है वो कांस्टेंट रह रहा है। इसकी आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये जो लाइन है इसको हम बजट लाइन, इससे अगर आप नीचे नीचे हैं तो ये जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं वो अटेनेबल हैं। इस इस लाइन के बाहर जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं वो आप नहीं ले सकते, वो अनअटेनेबल है। तो अब जैसे $12 के लिए ये है, तो 24 के लिए जो बजट लाइन है वो इससे आगे पैरेलल होगी, 36 के लिए और आगे होगी, 50 के लिए और आगे हो जाएगी, 100 के लिए और आगे हो जाएगी। तो इसका मतलब है 100 का मतलब है कि आप ए के ज्यादा यूनिट्स ले सकते हैं या बी के, या दोनों का जो कॉम्बिनेशन भी होगा, तो वो जो मिक्स होगा या जो बास्केट होगी उसमें ज्यादा यूनिट्स पाए जाएंगे पहले की निस्बत। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? आपने पढ़ा हुआ है आइसोक्वांट। आइसोक्वांट में दो प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें टोटल आउटपुट सेम रहती है,
ये बिल्कुल उसी तरह से है इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व ये दो प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन है जिसके ऊपर टोटल यूटिलिटी सेम रहती है, और इसी इसको हम इंडिफरेंस कर्व कहते क्यों हैं? जब यूटिलिटी सेम है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशन से मिलने वाली सेम सेटिस्फैक्शन है, तो आप फिर इनडिफरेंट होंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन लिया जाए। अब ये जो पीछे हमने बात की, अगर तो बजट तो सेम है, टोटल कास्ट इस पे सेम है, और अगर सब पे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन भी सेम हो, जो कि नहीं है और जो कि मुश्किल है यहाँ पे, तो मसलन 8 और 0, आप शर्ट हो पैंट ना हो, पैंट हो शर्ट ना हो, तो मसला बनेगा। तो इसलिए कॉम्बिनेशन से ही ज्यादा काम चलना है। लेकिन अगर फर्ज करें इन 5 के 5 पे जो यूटिलिटी है वो सेम रहती है, तो आप कोई सा भी ले लेंगे, आपको किसी फिक्र की जरूरत नहीं है, आप आंखें बंद करके चूज कर सकते हैं। तो इसीलिए जो इंडिफरेंस कर्व में हम इंडिफरेंस यूज करते हैं, वो इसलिए है कि आप इंडिफरेंट हैं, क्योंकि मिलने वाली सेटिस्फेक्शन सेम है, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। ये डाउन स्लोपिंग होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, और इसका जो स्लोप है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। 4 कॉम्बिनेशन हैं, J K L M, ए के यूनिट्स, बी के 12 और 2, 6 और 4, 4 और 6, 3 और 8। इन चारों पे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन अगर सेम है, तो आप इनडिफरेंट हैं। आप आंखें बंद करके कोई सा भी कॉम्बिनेशन, 4 अगर पैकेट पड़े हुए हों और आपको पता हो कि सबसे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन सेम है, तो आप कोई सा भी पिक कर लेंगे। आप यू विल बी इनडिफरेंट इन चूजिंग एनी ऑफ दीज बॉक्सेस। तो इसको आप ग्राफ अगर ड्रा करते हैं, तो ये आप देख रहे हैं, ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन है, और इस पे जैसे आइसोक्वाड पे टोटल आउटपुट सेम रहती है, इसी तरह से इसके ऊपर टोटल यूटिलिटी यानी सेटिस्फैक्शन वो सेम रहती है। अब इससे नीचे अगर रहेंगे आप, तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ सकता है। तो ये नहीं है इसमें कि आप एक चीज की कंजम्पशन बढ़ाएं और दूसरे की कम ना करें, इसमें ऐसा मुमकिन नहीं है। आपने जे पे 12 और 2 था, तो के पे 6 और 4 है, तो आप 12 और 4 नहीं कर सकते। अगर 12 और 4 करेंगे तो आप इधर आ जाएंगे इस पॉइंट पे, तो एक नया इंडिफरेंस कर्व आएगा, क्योंकि 12 और 2 पे जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो 12 और 4 पे तो नहीं मिलेगी ना, वो ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह से ये 6 और 4 पे अगर आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो 6 और 6 पे ज्यादा होगी। तो जो इंडिफरेंस कर्व है वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है। इंडिफरेंस मैप ये मुख्तलिफ इंडिफरेंस कर्व का कॉम्बिनेशन है। अब एक सोसाइटी के अंदर हर बंदे का इंडिफरेंस कर्व डिफरेंट होता है, या एक बंदे का मुख्तलिफ टाइम पीरियड में उसको मिलने वाली सेटिस्फेक्शन मुख्तलिफ होती है। तो सीरीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व वेयर ईच कर्व रिफ्लेक्ट्स डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ यूटिलिटी। तो जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे आप ओरिजिन से दूर होते जाएंगे, आपका लेवल ऑफ यूटिलिटी या लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वो ज्यादा होता जाएगा। ये है, आप देख सकते हैं, ये I1 I2 I3 I4, ये इंडिफरेंस मैप है। ये एक बंदे का भी हो सकता है, पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे का, चौथे का, या एक दिन के अंदर मुख्तलिफ बंदों के इंडिफरेंस मैप्स हो सकते हैं। तो I1 पे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन I2 से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन से कम है, या अल्टरनेटिवली I2 पे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन I1 से ज्यादा है, I3 पे I2 की निस्बत ज्यादा है, I4 पे I3 की निस्बत ज्यादा है। तो जितना आप दूर होते जाएंगे ओरिजिन से, लेवल ऑफ यूटिलिटी वो बढ़ता जाता है। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि आपका यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन पॉइंट कहाँ पे होता है? मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ए पर यूनिट प्राइस ऑफ ए शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी पर यूनिट प्राइस ऑफ बी। एक तो ये है। अगर आप इंडिफरेंस कर्व, ये अल्टरनेटिव जैसे अप्रोच हमने बात की, तो इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में आप देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन के को जहां पे टच करता है, टेंजेंट हो, तो वो वाला आपका इक्विलिब्रियम होगा कंज्यूमर का।
यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टच कर रहा होगा, टेंजेंट होगा, तो वो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन पॉइंट होगा। इसका मतलब ये है कि जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है उसको हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, और बजट लाइन का जो स्लोप है उसको हम इनवर्स प्राइस रेशियो भी बोलते हैं, या रिलेटिव प्राइसेस या रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस भी हम बोलते हैं, रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ बी टू द प्राइस ऑफ ए। यहाँ पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे, आपका जो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन पॉइंट है वो अचीव हो जाएगा, या कंज्यूमर विल बी इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये ब्लैक लाइन बजट लाइन है। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो जिस पे यूटिलिटी भी ज्यादा से ज्यादा है और आपका बजट भी कंज्यूम हो रहा है। अब हम वाई पॉइंट को देखें, और आप देखें वाई पॉइंट जो है वो I2 पे है। पैसे तो सारे लग रहे हैं 12 के $12, लेकिन I2 पे आप फिर रहे हैं। I1 आप Z के ऊपर आ जाएं, जेड पॉइंट पे आप I1 पे हैं, आपके सारे पैसे लग जाएंगे, लेकिन आपकी सेटिस्फैक्शन I1 पे I2 की निस्बत कम है, पैसे भी सारे लग रहे हैं। और I3 पे एक्स पॉइंट पे आप देखें, पैसे भी उतने ही लग रहे हैं जितने जेड पे लग रहे हैं, जितने वाई पे लग रहे हैं। तो क्यों ना एक्स ले लिया जाए, क्योंकि पैसे तो उतने ही लग रहे हैं लेकिन मिलने वाली सेटिस्फैक्शन वो ज्यादा से ज्यादा है। और जो डब्ल्यू पॉइंट है, जो I4 का इंडिफरेंस कर्व का कोई भी पॉइंट हम नहीं ले सकते विद द गिवन बजट। तो एक्स पॉइंट ही ऐसा है जिस पे आपकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाएगी। वाई पे नहीं होगी, खर्चा सारा लगेगा $12, लेकिन मिलने वाली सेटिस्फैक्शन एक्स की निस्बत कम है। जेड पे खर्चा $12 ही होगा, लेकिन इस पे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन वाई की निस्बत भी कम है और एक्स की निस्बत भी कम है।